हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विदित स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम हिंदी के 33 प्रश्न करने वाले हैं। 33 प्रश्नों में से अगर आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, स्वरों की संख्या कितनी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 11 दिया गया है, 13 दिया गया है, 9 दिया गया है, 10 दिया गया है। तो देखिए जो स्वरों की संख्या होती है वह 11 होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें ए वाले को चूज किए वह राइट होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। यहाँ पर देखेंगे दिया गया सुनील जरा इधर आना। इसमें कौन सा विराम चिन्ह लगेगा यह आपको बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जो सुनील दिया गया, सुनील के बाद इस तरह से यहाँ पर विराम चिन्ह लगेगा। तो आप सभी लोग को प्रयास करना है कि कौन सा यह विराम चिन्ह है और कौन सा विराम चिन्ह है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, सी में देखेंगे इस तरह का चिन्ह है और इसको कहा जाता है अल्प विराम। तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुनील के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्प विराम लग जाएगा। इसके अलावा और भी चिन्ह दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे जो पहला आपका चिन्ह दिया गया है इसको विस्मय या आश्चर्य चिन्ह कहते हैं। यह पॉइंट याद रखेंगे, इसको विस्मय या आश्चर्य चिन्ह कहते हैं। उसके बाद दिया गया यह चिन्ह और इसको बोलते हैं विवरण चिन्ह। इसको बोलते हैं विवरण चिन्ह। इसको भी आपको याद रखना है। और यह देखेंगे अर्थ विराम है। यह देखेंगे जो सी में दिया गया है यह अल्प विराम है, लेकिन जो डी में दिया गया है यह अर्ध विराम है। यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न कि वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा के लिए। वचन का जो प्रयोग होता है वह संज्ञा के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, चिन्हित कीजिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पर देखेंगे सर्वनाम शब्द दिया गया है। जो संज्ञा के स्थान पर होते हैं, जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हीं को सर्वनाम कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे सर्वनाम हो जाएगा वह शब्द, जो कि यहाँ पे देखेंगे बी में दिया गया है। बी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो सभी को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की जो विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं। तो उन्हें विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न के मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जैसे देखेंगे यहाँ पे सहायक क्रिया के रूप में देखेंगे आप लोग लास्ट में है लगता है या था लगता है, या आप लोग देखे होंगे रहे थे, इस तरह से लगता है। तो इसको बोला जाता है सहायक क्रिया। तो देख लेंगे सहायक क्रिया कहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे डी वाले में दिया है सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली जो क्रिया होती है उसको सहायक क्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्न में अव्यय है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो आ शब्द दिया गया है यह अव्यय हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अव्यय क्या होता है, ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन पुरुष कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है वे अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो यह पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न दिया गया लिंग के आधार पे असंगत युग्म है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। छात्र का यहाँ पे छात्र होता है, उसके बाद यहाँ पे उसका स्त्रीलिंग छात्रा होता है, आयुष्मान का आयुष्मती होता है, प्रौढ़ का प्रौढ़ा होता है, यह भी सही है। सांप का सांपिनी नहीं होता है, सांप का सांपिनी नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे बल्कि सांप का होता है सांपिन। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यह असंगत है, मतलब गलत है। अगला देखते हैं यहाँ पे प्रश्न है इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पे
देखेंगे यहाँ पे आंसू का, यहाँ पे आंसुओं दिया गया जो कि गलत है। यहाँ पे आंसू का जो बहुवचन होता है वह आंसू ही होता है। जैसे आंसू हो गया, दर्शन हो गया, हस्ताक्षर हो गया, प्राण हो गया, इनका बहुवचन सेम ही रहता है। तो यहाँ पे पूछा गया है एक वचन और बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो पहला ही वाला सही नहीं है, तो ये वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर है, बाकी के सब सही हैं। रमेश घर आया, इस वाक्य का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण होगा, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब करना है। संदिग्ध भूतकाल में आपको यहाँ पे रूपांतरण करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि रमेश घर आ गया होगा। यहाँ पे जो डी वाला है, डी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा भाववाच्य में। ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया है यह आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत में हिंदी में कितने कारक हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो यहाँ पे आचार्य किशोरीदास वाजपेयी हैं, इन्होंने हिंदी में सिर्फ 6 कारक को बताए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। 6 कारक में इन्होंने बताया है, पहला तो इन्होंने यहाँ पे कर्ता को बताया, फिर कर्म है, करण है, संप्रदान, अपादान और अधिकरण को बताया है। और इन्होंने जो संबंध और जो संबोधन है उसको कारक नहीं माने। अगर उनको यह कारक मानते तो टोटल 8 होते, लेकिन इनके अनुसार 6 ही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से अंगरखा शब्द क्या है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जो देखिए अंगरखा शब्द है यह तद्भव है, इसका बल्कि यहाँ पे जो तत्सम होता है वह होता अंगरक्षक होता है, तो यह क्या होगा, तद्भव होगा। तद्भव हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अ उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द कौन सा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा आपका असहनशीलता। इसमें देखेंगे अ उपसर्ग भी लगा है और ता प्रत्यय भी लगा हुआ है। इसमें देखेंगे अ उपसर्ग और ता प्रत्यय दोनों लगा हुआ है, तो यही हो जाएगा असहनशीलता, जो कि डी में डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ई आपका क्या है, प्रत्यय हो जाएगा, बड़ी ई होगा। और यहाँ पर देख लेंगे तो यहाँ पे ए वाले में दिया है, ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं, और यहाँ पे खाली स्थान दिया गया सदा तरस्थाई रह जाता है। संपन्न के विलोम शब्द से उक्त पूर्ण करें, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विपन्न हो जाएगा। संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं और जो विपन्न होते हैं वह सदा तरसता ही रह जाता है, जो विपन्न होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न दिया गया, सब व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे जो सभ्य दिया गया है इसी का आपसे विलोम पूछ लिया गया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा असभ्य हो जाएगा। इसका विलोम क्या होगा, असभ्य हो जाएगा। डी में डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने के अर्थ के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे, राइट आंसर करेंगे। अर्थ के आधार पे जो शब्द होते हैं उनके 4 प्रकार हैं, तो यहाँ पे देखेंगे 4 दिया गया आपके ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला राइट आंसर है। 4 प्रकार में कौन कौन से आते हैं, पहला तो एकार्थी शब्द आ जाता है, दूसरा अनेकार्थी शब्द होता है, तीसरा आप लोग समानार्थी या पर्यायवाची होता है शब्द होता है, और जो चौथा होता है वह होता है विलोम शब्द। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि आंख शब्द का पर्यायवाची बताइए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंख शब्द का पर्यायवाची लोचन हो जाएगा। लोचन दिया गया सी वाले में, तो सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है जो अनेकार्थी शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनेकार्थी शब्द है मुद्रा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा का जो अर्थ होता है, जैसे मुद्रा का अर्थ आप लोग सिक्का जानते ही हैं। मुद्रा का मतलब मोहर भी होता है, अंगूठी भी होता है, छाप भी होता है। मुद्रा का मतलब छाप भी होता है, तो यह सब होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सीधा सीधा आ जाएंगे आप लोग डी वाले में। डी वाले में दिया गया अपरा, अपरा का मतलब होता है दूसरी,
और यहाँ पे अपार का मतलब होता है जिसे पार न किया जा सके। यहाँ पे डी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही है। डी वाला जो शब्द युग्म है वही यहाँ पे उसका जो अर्थ है वह सही है, बाकी सब गलत हैं। अगला है कि फूल की रज वाक्य खंड के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा फूल की रज। उसको बोला जाता है पराग बोला जाता है। जो फूल की रज होता है उसको पराग बोला जाता है, उसके लिए एक शब्द पराग होता है। तो यहाँ पर देख लेंगे पराग डी वाले में दिया गया, डी वाला आपका राइट आंसर है। यहाँ पे और भी आपको ऑप्शन दिया गया, जैसे पतित दिया गया। पतित का मतलब होता है कि जिसका जो नैतिक पतन हो चुका है उसको पतित बोलते हैं। और पार्थिव दिया गया, पार्थिव का मतलब होता है कि जिसका संबंध पृथ्वी से हो, पृथ्वी से संबंध रखने वाले को पार्थिव कहा जाता है। प्रदोष का मतलब होता है कि सूर्य के अस्त होने का जो समय होता है उसी को प्रदोष बोलते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पे कि जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर इसका आपको राइट आंसर करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसके लिए जो शुद्ध शब्द होता है उसको बोला जाता है अंतर्धान। और जो अंतर्धान लिखा गया है सी वाले में, सी वाला राइट आंसर है। अगला है कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। संधि के भेद तो सबको पता है कि यहाँ पे जो संधि के 3 भेद होते हैं, जो कि यहाँ पे सी वाले में दिया गया है। सी वाले में दिया गया है, सी वाला राइट आंसर होगा। और जो स्वर के 3 भेद हैं उसमें स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। समास के कितने भेद हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। समास के 6 भेद हैं। 6 देखेंगे यहाँ पे डी वाले में दिया गया, डी वाला राइट आंसर है। 6 भेद में कौन कौन से होते हैं। 6 में देखेंगे आपके यहाँ पे अव्ययी भाव समास आप लोग जानते हैं, या व्ययी भाव समास होता है। उसके बाद यहाँ पे होता है उसके बाद कर्मधारय समास होता है। उसके बाद तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, यही 6 होते हैं। तो 6 याद रखना है। अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पे है और 26 नंबर का प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। चारों ऑप्शन आप लोग देखेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। तो यहाँ पे तीसरे वाले में दिया गया है कि वक्त निकल जाता है पर याद रह जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यह वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। अगला है कि निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य कौन करता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम पात्र की जो मधुर वाणी है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न की छप्पे में होते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। छप्पा देखेंगे विषम मात्रिक छंद होता है और वह संयुक्त छंद भी होता है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा कि जो छप्पे होता है उसमें प्रथम 4 चरण रोला के रहते हैं और जो अंतिम चरण रहते हैं वह उलाला के रहते हैं। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न है कि जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ पे हो जाएगा, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ पे अनुप्रास का भी यहाँ पे प्रकार दे दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। यहाँ पर जो बी वाला है, बी वाला राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पे कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मेहनत ही यहाँ पे खाली स्थान है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहनत ही जीवन है। मेहनत ही क्या है, जीवन है। तो यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद भी 3 प्रश्न हैं। उससे पहले यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम के बारे में देख लीजिए। यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम में आप लोग देखेंगे 200 प्रश्न पूछा जाता है। 400 नंबर का आपका एग्जाम होगा और लगभग 250 प्लस नंबर रहेंगे। तो आराम से सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएंगे या आपके मनपसंद के कॉलेज मिल जाएंगे। और यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। तो यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग ले सकते हैं। इसमें 2011 से लेकर 25 तक के पूरे 15 साल के पेपर मिलेंगे। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सभी सब्जेक्ट रहेगा जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है, सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है।
जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा वह डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डायरेक्ट व्हाट्सअप से परचेज करना है तो इसी व्हाट्सएप नंबर पर लिखना है UPBED एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लिख करके व्हाट्सअप पे मैसेज करना है, जिससे मैसेज करेंगे रिप्लाई कर दिया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी, जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा सेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का सटीक अभिप्राय क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कष्ट पर कष्ट आना। कंगाली में आटा गीला, इसका मतलब होता है कि कष्ट पर कष्ट आना। बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो, लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलता है या मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो भक्ति काल है उसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास ने कहा था। श्याम सुंदर दास दिया गया डी वाले में, तो डी वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 33 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।